तो कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करती हूँ आप अच्छे होंगे। मैं अफगान जिलीपी माइकल सीजर सांता आपके सामने हाजिर हूँ। टाइटल और थंबनेल देखकर समझ गए होंगे मैं आज किस टॉपिक पे रोस्ट कर रही हूँ और किसके बारे में रोस्ट कर रही हूँ। तो मुझे लगता है कि ये वीडियोस जो है वो सीधे मेन टॉपिक पे डालना चाहिए, इसलिए मैं अपनी मेन टॉपिक पे डाल रही हूँ, रोस्टिंग में डाल रही हूँ। तो उसके साथ काफ़ी कुछ बातें साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल बातें होंगी, लेकिन क्योंकि फ़िलहाल ये एजुकेशन के लिए नहीं, इसलिए मैं ये वीडियो एजुकेशनल चैनल पे नहीं डाल रही। आज फिर से मैं बात करने वाली हूँ कि शाजिया मैम के बारे में। तो शाजिया मैम आपने कई एक वीडियोस पे बैकी बातें की हैं और वो बातें क्या है मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। शाजिया मैम आप आइए और बताइए क्या होने वाला है। वेलकम टू न्यूज वर्सेस रियलिटी, जहां आपको न्यूज के अलावा उसके पीछे छुपी रियलिटी भी बताई जाती है। तो न्यूज ये है कि 21 मई 2021 को पीएम मोदी अपनी वीडियो कॉन्फ्रेंस में रो पड़े, जब वो कोविड की जंग में लड़ने वाले फ्रंट लाइन वर्कर्स और इस जंग में जान हार जाने वाले लोगों का जिक्र कर रहे थे। हम इंसानों के अंदर बहुत से इमोशंस होते हैं, जैसे कि हंसना, गुस्सा करना, रोना वगैरह, जो हमारे अंदर क्या चल रहा है उसको एक्सप्रेस करते हैं और ये इमोशंस ट्रांसफर भी होते हैं, जैसे किसी को हंसते देखकर हंसी आ जाना या किसी को रोते देखकर रोना आ जाना। पर जब पीएम मोदी रोए तो किसी को रोना नहीं आया, बल्कि कुछ को गुस्सा और बहुत से लोगों को हंसी आई। बहुत कम ऐसे लोग हैं जो इस वीडियो को देखकर इमोशनल हुए और ज्यादातर लोगों ने मोदी के आंसुओं को मगरमच्छ के आंसू कहा। यहाँ तक कि जब द न्यूयॉर्क टाइम्स ने इस न्यूज को पब्लिश किया तो मोदी की जगह मगरमच्छ की तस्वीर लगी हुई थी। वैसे ये न्यूज फेक निकली क्योंकि ये मीम के तौर पर पोस्ट एडिट करके अपलोड की थी। राहुल गांधी ने भी ट्वीट की कि क्रोकोडाइल्स आर इनोसेंट, मतलब ये कि मोदी के आंसू कोई बहुत ही नेक्स्ट लेवल मकारी के आंसू हैं। पीएम मोदी की ये वीडियो जिस न्यूज चैनल पर अपलोड हुई वहाँ पर डिसलाइक्स की तादाद लाइक्स के मुकाबले में बहुत ज्यादा रही। यहाँ तक कि उनके अपने YouTube चैनल पर डिसलाइक्स लाइक्स के मुकाबले में ज्यादा हैं, जिससे ये साबित होता है कि आम जनता अब मोदी जी से खुश नहीं, क्योंकि जिस तरह के इंडिया का ख्वाब दिखाकर मोदी जी दूसरी बार पीएम बने थे वो ख्वाब लोगों को पूरा होता नजर नहीं आ रहा। इसलिए इससे पहले #रिजाइन मोदी वाली कैंपेन भी सोशल मीडिया पर छाई रही। एक अंदाजा के मुताबिक इंडिया में जो ऑनलाइन पिटीशन ज्यादातर फाइल होती है वो औरतों और बच्चों के साथ ज्यादती की होती है, या फिर इससे पहले सुशांत सिंह केस की पिटीशन ने हाइप पकड़ी थी और अब रिजाइन मोदी की पिटीशन लोग बहुत तेजी से साइन कर रहे हैं, क्योंकि लोग कोविड के कंट्रोल से बाहर केसेस, ऑक्सीजन की कमी और लोगों की मौत का जिम्मेदार मोदी सरकार को समझते हैं और ठीक समझते हैं। वैसे ये कोई पहली बार नहीं जब मोदी जी रो पड़े हों, इससे पहले भी कई बार वो इमोशनल होकर रोते दिखाई दिए हैं। इनके इस एटीट्यूड को देखते हुए आम आदमी पार्टी के लीडर संजय सिंह ने 17 अप्रैल को पीएम मोदी के बारे में लोगों से कहा था कि थोड़ा इंतजार कीजिए, अभी आप देखेंगे कि लाइट कैमरा एक्शन शुरू होगा, टीवी पर आकर रोने लगेंगे, सब टीवी चैनल्स वो चलाएंगे, सब इमोशनल हो जाएंगे वगैरह वगैरह। उनकी ये प्रेडिक्शन 21 मई को जाकर पूरी हो गई। आमतौर पर ये सोचा जाता है कि औरतें छोटी छोटी बातों पर रो पड़ती हैं, लेकिन मर्द रोता नहीं। पर जब कोई मर्द रोता है तो ये समझा जाता है कि उसकी तकलीफ हद से ज्यादा होगी जो वो रो पड़ा। इसीलिए पीएम मोदी ने भी यही सोचा होगा कि हमारे लोग तो इमोशनल लोग हैं, तो इनको थोड़ा और इमोशनल फूल बनाया जाए, क्योंकि हमारे यहाँ के लीडर अक्सर ऐसा करते हैं, रिलीजन के रेफरेंसेस दे देकर या दुश्मन मुल्क को उखाड़ फेंकने जैसे इमोशंस यूज करके ये इलेक्ट तो हो जाते हैं, पर फिर इनसे हालात संभाले नहीं जाते और ये फिर इमोशनल ड्रामा लगाते हैं आंसू बहाकर। परेशानी और दुख में रोने के लिए आम जनता में बहुत से लोग मौजूद होते हैं, इसलिए लीडर्स पर यही सूट करता है कि वो भाग दौड़ करके मुल्क में आए तूफान को खत्म करें और आखिर में बेबसी के नहीं बल्कि जीत और खुशी के आंसू रोएं। तो इसी मौके पे हंसना जरूरी था क्या? मैं समझ गई हूँ आप क्या कहना चाहती हो। क्या मैंने यहाँ पे जो शेख अलिया उम्मे अल खलीजमी जो है वो यहाँ पे
मैंने पहले मेरी दूसरी सेकंड गर्लफ्रेंड के बारे में बता दी है, लेकिन पूरे नाम मैंने नहीं बता पाई। तो ये है, पूरा नाम है शेख आलिया उम्मे अल खरीजी। तो यहाँ पे खैर ये तो फिर बाद में है। तो आपको उसे वेलकम कर ली है तो बहुत तेज़ हो आप। खैर आप यहाँ पे मैं कुछ बातें यहाँ पे मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। तो शेयर करने की इजाज़त हो तो मुझे बहुत खुशी होगी। वेल हाँ, तो यहाँ पे तो आप चलिए देखते हैं। तो मैं यहाँ पे 3 पॉइंट में डिवाइड करना चाहती हूँ। पॉइंट नंबर 1, यहाँ पर पॉइंट ए में मैं बात करना चाहती हूँ कि हमारे जो सिक्योरिटी लॉगिन एप्लीकेशन के मामले में तो किस तरह से करना चाहिए और किस तरह से करने पे इंडियन गवर्नमेंट नाकाम रहे हैं। और दूसरी बात बताना चाहूँगी, 2 मिनट ओके, देरी के लिए माफ़ी चाहती हूँ। तो दूसरी बात में होगी कि इंडियन गवर्नमेंट जो जैसे तैसे करके हमारे जो इंटरनेशनल एप्लीकेशन को बैन कर रहे हैं और उसमें उसका पॉलिटिकल इश्यूज बता रहे हैं, तो वो मैं यहाँ पे आपको बताऊँगी। और पॉइंट नंबर C जो है कोविड-19 के फेलर से। तो उससे पहले मैं बात करती हूँ कि शाहजहाँ में इंडियन पीएम नरेंद्र मोदी के बारे में जो बातें की हैं तो काफ़ी हद तक सही भी लगी कि लेकिन जिन पॉइंट पे बात करना भूल चुकी है उस पॉइंट पे तो जो है वो मैं अभी बात करने वाली हूँ। तो अब और एक बात, पार्ट ए में जो साइबर सिक्योरिटी लॉगिंग के बारे में बता रही थी, उसी के जरिए मैं यहाँ पे साइबर एजुकेशन को मैं बातों में मैं बता दूँगी। ओके, तीनों पार्ट शुरू की जाए। तो यहाँ पे जो मेरी गर्लफ्रेंड जो है, ये भी एक नेटवर्क इथिकल हैकर से, उसका नाम तो जैसे कि मैं बता चुकी हूँ कि यहाँ पे शेख आलिया उम्मे अल खरीजी। तो यहाँ पे तो साइबर एजुकेशन में के बारे में, साइबर सिक्योरिटी के बारे में, तो साइबर लॉगिंग में की प्रिपरेशन में जो इंडिया की गवर्नमेंट के कितनी नाकामी हुई थी वो यहाँ पे मैं बातों थोड़ी देर के लिए मैं समझा देती हूँ। तो ओके, तो यहाँ पे चलिए देखते हैं तो कि यहाँ पे क्या लिखा है। तो मैं तनहा तरफ फेसबुक की एक एनिमेटेड पार्ट में बना चुकी हूँ। हालांकि ये असली ग्राफिक्स की तरह बिल्कुल अच्छे नहीं है, लेकिन बस डेमो के लिए बस एनिमेटेड पार्ट में बताऊँगी। तो यहाँ पे ईमेल भी दी जाएगी और पासवर्ड दिखे जाएंगे जो हकीकत में पासवर्ड गुप्त रखी जाएगी, और जनरेटर कोड अलग पेज में रखी जाएगी और पिक्चर कोड भी अलग पेज में। ओके, तो खैर तो अभी जो हम फेसबुक लॉगिन करते हैं तो हम पहले से ही अगर लॉग की नहीं है तो ईमेल लिखी गई है afghanjilipiamichaels@wing.com। पासवर्ड
स्टार क्वांटबल 11 स्टार ये लिखकर लॉगिन की है। अगर डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र पे लॉगिन डिवाइस पे लॉगिन की है तो ठीक है, लेकिन अगर मैं दूसरे ब्राउज़र पे लॉगिन करना स्टार्ट कर दी तब यहाँ पे मुझे जनरेटर सिर्फ दूसरे पेज में जो है वो सिर्फ जनरेटर कोड आएगी। तो दूसरे पेज यहाँ पे दूसरे पेज में जो जनरेटर कोड जैसे आती है तो उस वक्त जो दिखाई देती है कि यहाँ पे 6 डिजिट की वेरिफिकेशन कोड हमें हमारे मोबाइल पे सेंड की जाती है। उस 6 डिजिट वेरिफिकेशन कोड हमें लिखना होता है और 6 डिजिट वेरिफिकेशन कोड नाम सुन के ऐसा लगता है कि नाम सुन के ऐसा लगता है कि जनरेटर कोड जो है वो सिर्फ 6 डिजिट की ही होगी। तो इसमें तो प्रॉब्लम कहाँ पे आती है वो मैं आपको बता देती हूँ। समझो एक बार मेरी ईमेल आईडी तो एक बार जो मेरी ईमेल आईडी वो तो सेम है, मेरी जो पासवर्ड आईडी वो भी सेम ही है, पासवर्ड है वो भी सेम है, लेकिन यहाँ पे एक ट्विस्ट कर दी गई है। तो मैं अपनी न्यू डिवाइस में नए डिवाइस में जो है मैं अपनी ईमेल डाल रही हूँ और मैं अपनी पासवर्ड डाल रही हूँ। तो मेरा पासवर्ड जो है वो तुक्का लग किसी ने मेरा पासवर्ड जो है वो हैक कर ली है और दूसरे इंसान जो मेरा पासवर्ड पे मेरी ईमेल और मेरे पासवर्ड से लॉगिन करने की कोशिश करते हैं। जनरेटर कोड तो आ ही गया हो आगे है और जनरेटर कोड जो है वो यहाँ पे हमें 6 डिजिट का होता है जो यहाँ पे सेंड करने वाले होते हैं। आप यहाँ पे अनइथिकल हैकर हर यहाँ पे जो कुछ काम अपना कमाल दिखाते हैं तो अपने पास एक जनरेटर कोड गेस मशीन इस्तेमाल करते हैं जो कि जिसकी वजह से जनरेटर कोड हमें क्या सेंड की जाएगी वो 6 डिजिट सेंड की जाएगी। तो 6 डिजिट का मतलब होता है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 0 से 9 तक 6 डिजिट की होती है। तो यहाँ पे तो 0 से 9 तक 6 डिजिट का होता है जो गेस करना बहुत ही आसान है। तो जनरेटर कोड गेस मशीन के जरिए तुक्का लगा के उन्होंने जनरेटर कोड डाल दी है और लकीली और चांसेस तो है कि तुक्का यहाँ पे चांसेस ये होता है कि तुक्का लगा के जनरेटर कोड इस्तेमाल कर के लॉगिन करना। तो यहाँ पे क्या होता है उनको लॉगिन करने का मिल जाता है क्योंकि जनरेटर जो कोड जो है वो सिर्फ 6 डिजिट का ही होता है और क्योंकि जनरेटर कोड डिजिट में कन्वर्ट होते हैं इसीलिए जनरेटर अनइथिकल हैकर ने बस डिजिट का तुक्का लगा कि जो है लॉगिन कर ली है, जिसके वजह पास होता है यह है कि मैं यहाँ पे ठीक से लॉगिन नहीं कर पाती। ये हालत फेसबुक में हर बार नहीं होते लेकिन कभी कभी ये बातें हो जाती हैं। खैर ये तो थी 2 स्टेप वेरिफिकेशन। तो 2 स्टेप वेरिफिकेशन हालांकि
टू स्टेप वेरिफिकेशन के जरिए हैक करना आजकल हैकिंग मुश्किल है, लेकिन होती तो है। तो हमारा गवर्नमेंट अगर चाहते हैं तो हमें ऐसे एजुकेशन प्रोवाइड कर सकते हैं जिसका चलते हम थ्री फैक्टर जनरल वेरिफिकेशन कोड हम इस्तेमाल कर सकते हैं। उस जिसकी एनिमेटेड मैं पहले ही बना चुकी हूँ और आप पहले ही देख चुके हो। अब मैं यहाँ पे बताऊँगी, तो यहाँ पे मैं यहाँ पर डेमो दिखा रही हूँ। यहाँ पे मैं एक ईमेल दे रही हूँ। ईमेल है afganjilipimichaels@wing.com और यहाँ पे जो पासवर्ड जो है वो 69 सिंबल होंगे, 26 अपर कास्ट के लेटर होंगे, 26 लोअर के लेटर होंगे और 10 जो है वो क्या होंगे, 10 जो है वो लेटर्स होंगे, सॉरी डिजिट होंगे। तो लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है। तो चेंज ये है कि उसके साथ 4 एक्सट्रा लेटर होंगे जो अपर कास्ट के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो अपर कास्ट 30 होंगे, लोअर कास्ट 26 होंगे और यहाँ पे 10 डिजिट होंगे और 69 सिंबल्स होंगे। तो यहाँ पे इसी के चलते गेस करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन अब यहाँ पे जनरेटर कोड जो है वो पहले 6 डिजिट होने के वजह से तो तुक्का लगा के जनरेटर कोड क्रैक करना आसान हो जाता। लेकिन अब गेस करके के भी जनरेटर कोड क्रैक ना कर पाए, इसकी बंदोबस्त में यहाँ देखने वाली हूँ। और वो ये है कि तो जनरेटर कोड जो है उसका वो 6 डिजिट नहीं होंगी, बल्कि तो वेट कीजिए, अभी मैं देखती हूँ। तो यहाँ पे जो जनरेटर कोड है वो होना चाहिए 11 कैरेक्टर्स को। इन 11 कैरेक्टर्स की असेंबली क्या होगी? वेल 11 कैरेक्टर्स की असेंबली जो है वो 69 सिंबल्स, 26 अपर कास्ट लेटर, 26 लोअर कास्ट लेटर और 10 डिजिट। तो इन चारों कंटेंट की असेंबली करके 11 कैरेक्टर बनाई जाएगी। तो इससे जो है जनरेटर कोड को गेस करके क्रैक करना जो है वो यहाँ पे नामुमकिन हो जाएगा। तो जिसका चलते यहाँ लॉगिंग करने में हम और ज़्यादा सिक्योर हो सकेंगे। ओके, अब मैं यहाँ पे जो बात करने वाली हूँ वो है थर्ड फैक्टर वेरिफिकेशन कोड। तो अभी तक जो बड़े जो साइबर वेबसाइट कंपनी या फिर यूँ को साइबर सोशल मीडिया कंपनी या फिर यूँ कहो कि साइबर इंटरनेट एप्लीकेशन कंपनी ने यहाँ पे थर्ड फैक्टर वेरिफिकेशन कोड लगाया ही नहीं। तो थर्ड फैक्टर वेरिफिकेशन कोड के ज़रिए जो है वो एक पिक मोबाइल में एक पिक सेंड की जाएगी जो QR कोड की तरह होगी। तो हमारी मोबाइल पे हमारी मोबाइल पे जो पिक से QR कोड सेंड की जाएगी, तो उसके साथ मैं यहाँ पे मैं अगर मैच करा सकूँ
तभी सिक्योरली लॉगिन हो पाएगी। तो यहाँ पे मैं आज करती हूँ। तो ये एक पावर बैंक है, हालांकि ये मोबाइल नहीं है, डेमो के लिए इसको मोबाइल की तरह कंज्यूम करके चलती हूँ, क्योंकि असली जो मोबाइल है उसको अगर कंज्यूम करूँगी तो शायद मैं यहाँ पर मेरी जो यहाँ पे जो लाइट दिखाई दे रही है वो शायद ना दिखाई दे। क्या कोई बात नहीं। तो यहाँ पे जो है यहाँ पे एक मोबाइल इस साइज का जो मोबाइल है वो आजकल साउथ एशिया में तो जो है 99% मोबाइल यूज़र्स के पास होते हैं और 1% मोबाइल यूज़र्स के पास जो है वो फीचर्ड मोबाइल होते हैं, नोकिया 1112 जैसे। और अमेरिका में तो सारे के सारे जो मोबाइल फ़ोन को जो होते हैं वो करीब इसी साइज़ की होती हैं। तो इसी साइज़ के तो इसी साइज़ का जो मोबाइल जो होते हैं वो स्मार्ट मोबाइल फ़ोन होते हैं, या फिर यूँ कहो टच स्क्रीन मोबाइल फ़ोन। आप टच स्क्रीन मोबाइल फ़ोन पे जो MMS जो है वो बड़े आसानी से आ सकते हैं, और लेटेस्ट फ़ोन में तो MMS बेचना कई हद तक मुमकिन हो सकता है। तो गवर्नमेंट की एजुकेशन जो है वो अगर अच्छी हो तो थर्ड फैक्टर वेरिफिकेशन कोड जो है उसे मोबाइल पे सेंड की जाएंगी, QR कोड सेंड की जाएगी। और हमें क्या करना है, तो सोशल मीडिया के सामने बस वहाँ पे सेंड करनी है, दिखानी है, और वो लैपटॉप अगर लैपटॉप पे है तो लॉगिन हो जाएगा। लेकिन अगर आप फेसबुक मोबाइल पे ही आप फेसबुक चला रहे हो तो भाई वन फैक्टर ही चल जाता है, क्योंकि जो जिस मोबाइल पे ही आप लैपटॉप फेसबुक चला रहे हो, अगर उसी मोबाइल के नंबर में ही फेसबुक लॉगिन की गई हो तो भाई ये तो अच्छी बात है। ऑटोमेटिकली जनरेट कोड से ये खुल जाएगा और पिक्चर कोड से ये खुल जाएंगे। तो ये बहुत अच्छी पोजीशन मुझे है, और मुझे लगता है ये पोजीशन हमारे लिए अच्छी होनी चाहिए। तो अब मैं यहाँ पे बात करूँगी अगले पॉइंट के बाद। तो यहाँ पे जो है अभी जो दिख रहा है वो यहाँ पे दिखना भी चाहिए। शेख आलिया क्या क्यों हंस रही थी वो मैं समझ गई, शायद दूसरा पॉइंट के बारे में सोच कर, और काफ़ी मिलती जुलती भी है। वेल, तो यहाँ पे पार्ट में जो बात करने वाली हूँ वो है बैन ऑन इंटरनेशनल साइबर एप्लीकेशन ओनली फॉर पॉलिटिकल इश्यूज। तो यहाँ पे साइबर बैन जो है, साइबर एप्लीकेशंस जो है वो बैन की जा रही है। वो बैन ये बहुत अच्छी बात भी है और बुरी बात भी है, और वो कैसे वो मैं आपको बताऊंगी। तो आज से करीब 1 साल पहले तो
यह डिमांड उग रही थी कि टिकटॉक को बैन करो। तो इंडिया की गवर्नमेंट जो है वो सीरियस इशू में ली है और वो ये है कि चलिए तो हम यहाँ पे टिकटॉक को हम बैन किया जाए, और टिकटॉक को बैन की थी और साथ में साथ करीब 100 एप्लीकेशंस को बैन की थी जिनको वो चाइनीज समझते हैं। उसके साथ साथ आपको ये है कि जूम एप्लीकेशन को भी बैन की जा रही है। तो जूम तो वो उसका वजह क्या थी? तो उसका वजह तो ये थी और ये जो एप्लीकेशन जो है वो चाइनीज गवर्नमेंट के साथ ताल्लुक़ रखते थे, इसी अफवाह में बैन किए जा रहे थे। तो यहाँ पे उस वक्त हम सारे यूट्यूबर, इंडिया की सारी यूट्यूबर खुश नज़र आए हुए थे क्योंकि फाइनली टिकटॉक बैन हो गया। लेकिन वहाँ पे उसकी खुशी मायनों में ही उभर गई है तो जब पता चला कि और जो एप्लीकेशन चाइना के नाम पे और जो एप्लीकेशन बैन होने जा रहे हैं उनमें से फेवरेट पबजी भी है। वैसे मैं पबजी नहीं खेलती, लेकिन पबजी इसके बारे में जो कुछ सुन रही हूँ काफ़ी अच्छी बात सुनी जा रही है। और यहाँ पे पबजी को बैन कुछ लोग जो है पबजी को बैन करने के बाद ही उग रहे हैं, जो तो गुस्सा इसलिए भी है कि गवर्नमेंट ने कहा है। तो चाइना तो यहाँ पे जो चाइना के साथ आर्गुमेंट चल रहे हैं, इसलिए जो है वो टिकटॉक पबजी बैन हो रहे हैं। तो मेरे ख्याल से ये कोई अच्छी सॉल्यूशन है नहीं। तो यहाँ पे कानून लागू, यहाँ पे जो लॉ लागू की जा सकती थे, जो लॉ के मुताबिक अगर हमारी हम हिंदुस्तानियों की पर्सनल इंफॉर्मेशन कहीं पे भी शेयर की जाए या कहीं पे भी चोरी हुई तो हम यहाँ पे पर्सनल हम एप्लीकेशन अथॉरिटीज़ के ज़रिए पर्सनल इंफॉर्मेशन के थिप को पकड़ सकें और उनको हम जेल में डाल सकें। यूरोपियन यूनियन और अमेरिका भी ऐसा कई बार कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पे तो टिकटॉक IT सेल की तरफ से यहाँ पे टिकटॉक बैन, पबजी बैन की बात करेंगे। आपको मैं इसी बात क्यों कह रही हूँ मैं आपको अभी बता देती हूँ। तो बात दरअसल यूँ है कि यहाँ पे बात दरअसल यूँ है कि इस सालों में मैं यहाँ पे 7 बार कंगना रनौत को रोस्ट कर चुकी हूँ। और कंगना रनौत के बारे में आपको सुना होगा कि IT सेल बीजेपी के पक्ष में बात कर रहे हैं और काफ़ी मेकी बातें इन्होंने की हैं। तो यहाँ पे कुछ बातें ऐसे हैं जो वायलेंस को कर सके। इसी वजह से कंगना रनौत की ट्विटर बैन हो गई है और अभी जो है कई सेलिब्रिटीज़ जो है वो यहाँ पे उनकी ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम भी बैन होने वाले हैं। ऑफ कोर्स पॉलिटिकल वायलेंस की वजह से।
तो यहाँ पे वायलेंस यहाँ पे बात नहीं करूँगी, बस सीधे पॉइंट पे आती हूँ। तो अब ऐसा होता है कि तो बीजेपी के कुछ भक्त लोगों को जो सेलिब्रिटी थे उनकी तरफ से कभी कभी जो वायलेंस के बाद आते हैं तो वो भी यहाँ पे ट्विटर ने सस्पेंड कर दी है। अब ट्विटर जो है वो कंट्री बाय कंट्री जो है कंट्री बाय कंट्री गवर्नमेंट पॉलिसी के साथ काम करते हैं। तो इसीलिए डोनाल्ड ट्रम्प जब सदर पद बने थे तो डोनाल्ड ट्रम्प के बनाए हुए पॉलिसी से ही ट्विटर चल पा रहे थे। और जैसे जो बाइडेन सत्ता में आए तो डोनाल्ड ट्रम्प उसके बाद डोनाल्ड ट्रम्प जैसे ही वायलेंस स्टार्ट की है, जो शायद डोनाल्ड ट्रम्प ने की हो या फिर ना की हो, जब ही जैसे ही डोनाल्ड ट्रम्प की इन्वॉल्वमेंट जो बाइडेन के खिलाफ पॉलिटिकल राइट में की गई है, तो उसके तुरंत बाद ही ट्विटर ने उसको सस्पेंड कर दी है। तो यहाँ पे ट्विटर ने जो है सस्पेंड कर दी है वो उनकी मर्जी थी, लेकिन यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि किसी को ज़बरदस्ती बैन करना एक अच्छा सोल्यूशन है नहीं। तो गवर्नमेंट की तरफ से जो सही सॉल्यूशन जो ये है, इंटरनेशनल साइबर एप्लीकेशन जो है वो उसी इन्फ्लुएंसर को पार्लियामेंटली सस्पेंड कर सकती हैं जिन इन्फ्लुएंसर्स की तरफ से खतरा नज़र आए, और उसी इन्फ्लुएंसर्स को यहाँ पे हटाने की ताकत रखती है जिन इन्फ्लुएंसर्स की वजह से हमें यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट हो सके। तो यहाँ पे तो बात तो वहीं पे ख़त्म कर सकती हूँ। आगे जो मुद्दे हैं वो यहीं पे है। अब मैं जाती हूँ पार्ट सी के तरफ। तो यहाँ पे जो गवर्नमेंटल पर्सन है नहीं, वो जो गवर्नमेंटल सेलिब्रिटी है नहीं, तो उनके खिलाफ जब उनके खिलाफ उनको बैन करने की जब मांग उठी है, जब लेकिन वो बैन नहीं होते, तो यहाँ पे तो उस वक्त जो है वो बैन करने के लिए अब उस एप्लीकेशन को बैन करने के लिए हम उतावले होते हैं, जबकि इंटरनेशनल साइबर एप्लीकेशन बैन करना अच्छा सोल्यूशन नहीं है। तो अच्छा सोल्यूशन ये है कि इंटरनेशनल साइबर एप्लीकेशन के ज़रिए जो हम इन्फ्लुएंसर अगर कुछ भी गलत करते तो उसके खिलाफ एक्शन करना ही सही सोल्यूशन है। हाल ही में जो यहाँ पे बात की जाए, फेसबुक बैन हो, इंडियन गवर्नमेंट जो है वो फेसबुक को बैन करने वाले थे, ट्विटर को बैन करने वाले थे और इंस्टाग्राम को बैन करने वाले थे। तो इंस्टाग्राम अगर बैन करोगे तो डीएम करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अगर ट्विटर बैन हो पाए तो भाई इसमें इंडियन गवर्नमेंट को ही बहुत बड़ी मुश्किल होने वाली है। और आप वो कैसे, वो मैं आपको बता देती हूँ। वो दरअसल ये है कि टिकटॉक, ट्विटर जो है वो अगर बैन हो जाए तो इंडिया गवर्नमेंट
अपने लिए ट्विटर जैसे एक एप्लीकेशन लॉन्च कर चुकी है, वो है कोऐप। तो कोऐप जो है वो इंडिया में ही चलेगी, लेकिन अगर कई हद तक अगर इंडियन गवर्नमेंट की जो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स जो है, अगर उनको अपनी डिसीजन डेवलप करनी हो जो सीधे उन इंडियंस पर असर पड़े जो NRI है, मतलब ऐसे इंडियंस है जो इंडिया के बाहर में रहते हैं। टू मीट विद दिस वेल लोगों के लिए कहती हो वेल पन पे आती हो, तो जो इंडियंस इंडिया के बाहर में रहते हैं, जैसे कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, चाइना, जापान, इंग्लैंड जो मेरी फेवरेट कंट्रीज हैं, और इजराइल जो मेरे सेकंड फेवरेट कंट्रीज हैं, और ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, अर्जेंटीना, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका और मेक्सिको जैसे बड़े मुल्कों पे अगर मेहनत कर ऑफिसर हो और उनको अगर इंडिया के फॉरेन अफेयर्स के डिसीजन की ही इंतजार हो, तो कोऐप शायद तो उनको शायद वो डिसीजन तुरंत ना मिले, क्योंकि कोऐप जो है वो सिर्फ इंडिया में रहने वाले इंडियन लोगों के लिए ही बनाए गए हैं। और जो इंडियंस यूरोप, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ब्राज़ील, अर्जेंटीना और साउथ अफ्रीका में रहते हैं, वहाँ पे अभी भी ट्विटर चल रहा हो और ट्विटर की ही बोलबाला हो, और जिसके चलते जो कोऐप जो है वहाँ पे एक्सेसिबल शायद ना हो, तो जिसकी वजह से उन लोगों को वो मैसेज शायद ना मिले हो। वेल ये तो थी ट्विटर की बात है। तो अब मैं यहाँ पे बताऊंगी फेसबुक। तो मान लीजिए आज से इंडियन गवर्नमेंट फेसबुक को बैन कर दी है, तो फेसबुक को बैन, तो यहाँ पे बड़े बड़े इन्फ्लुएंस को तकलीफ होगी जो यहाँ पे फेसबुक में है, इंडियन इन्फ्लुएंसर्स जैसे कि कैरी मिनाटी, ट्रिगर्ड इंसान, और मेरा फेवरेट टेक्निकल चैनल टेक्निकल सगर्स की फेसबुक पेज है। तो अगर उसको बैन किया जाए तो फेसबुक, तो यहाँ पे फेसबुक को तकलीफ होगी, लेकिन उससे ज़्यादा तकलीफ उन ऑडियंस के होगी जो इन इन्फ्लुएंसर ने 4 सालों में डेवलप की हैं। तो सारे के सारे अपनी इन्फ्लुएंसर्स को अपनी ऑडियंस के सारे दूसरे एप्लीकेशन, इंडियन एप्लीकेशन तक मूव करने के लिए तैयार शायद ना भी हो। और गवर्नमेंट के बारे में एक रूमर फैल गई है कि इंडियन गवर्नमेंट यूट्यूब को भी बैन कर सकते हैं, क्योंकि उनका मानना ये है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो यूट्यूब में गवर्नमेंट के खिलाफ वायलेंस कर रहे हैं, लेकिन कोई कुछ नहीं बोल रहा, इसलिए यूट्यूब को बैन कर रहे हैं। अगर इसीलिए बैन करें तो वो आपकी मर्जी, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम कैरी मिनाटी को होगी, क्योंकि अभी जो बात करें तो कैरी मिनाटी अभी इंटरनेशनली जो कैरी
मोदी एशिया के सबसे बड़े यूट्यूबर। और अगर यूट्यूब अगर बैन हो जाए इंडिया में तो क्या, अगर यूट्यूब बैन हो जाए तो, अगर फेसबुक बैन हो जाए तो क्या नहीं मीना कि अपने ऑडियंस को ये नहीं कह पाएंगे कि जाओ यूट्यूब में मेरा एक नया वीडियो आ गया, जाओ ये वीडियो को देख लो। मतलब वीडियो देखने की रिक्वेस्ट शायद ना भी कर पाए। लेकिन अगर यूट्यूब बैन हो गया तो मैं दादी से कह सकती हूँ कि इंडिया के एशिया के सबसे बड़े यूट्यूबर होने का जो टैग है वो इंडिया से हट जाएगा और किसी दूसरे एशियन कंट्रीज पे आएगा। हो सकता है वो जापानीज भी हो सकते हैं, कोरियन भी हो सकते हैं, या फिर मलेशियन और या फिर इंडोनेशिया भी हो सकते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इंडियन इन्फ्लुएंसर्स को जो अपने काम से ताल्लुक़ रखते हैं उनकी इन्फ्लुएंस ख़त्म करने के लिए मुझे नहीं लगता है कि इंडिया गवर्नमेंट ऐसा कदम नहीं उठाएगा। लेकिन अगर उठाए तो उसका अंजाम तो सबको पता है। क्योंकि इंडिया में टकाटक वो जो देश मैक्स जैसे इंडियन एप्लीकेशन बाहर निकल के डेवलप हुई है जिनका काम टिकटॉक की तरह ही है। लेकिन वो कुछ यूट्यूबर्स का मानना है कि टिकटॉक में जो कंटेंट एटलीस्ट कंटेंट तो होते हैं, लेकिन इन इंडियन एप्लीकेशन जो टिकटॉक की तरह ही है वो वहाँ पे कंटेंट नहीं मिलते। तो वहाँ पे सिर्फ क्रिंज ही मिलते हैं। तो यहाँ पे इन पर गुस्से में आते हैं जो और कहते हैं कि हमने गलत किया, वो टिकटॉक बैन करके टिकटॉक बैन नहीं होना चाहिए था वगैरह वगैरह। तो दूसरी बात है तो पॉर्न वेबसाइट जो है वो बैन एडल्ट कंटेंट वेबसाइट जो है वो बैन हो गए हैं। तो एडल्ट कंटेंट जो है वहाँ पे एटलीस्ट अपना मास्टरबेशन तो हो रहे हैं, लेकिन एडल्ट कंटेंट वेबसाइट बंद होने पर अब लगता है कि सेक्सुअल हैरेसमेंट केस थोड़ा ज़्यादा बढ़ जाएगा। पार्ट बी के बाद यहीं पे ख़त्म करती हूँ और अब मैं जाती हूँ पार्ट सी की तरफ। तो यहाँ पे अभी जो है वो मैं बात करूँगी कुछ मैंने जो स्क्रीनशॉट ली है वो मई महीने की 28 तारीख सन 2021 उस वहाँ पे स्टडी पे क्लिक की थी। मतलब मेरे पास अभी जो रिकॉर्ड है वो फिलहाल मई महीने की 27 तारीख सन 2021। तो उसके चलिए हम यहाँ पे तो बात करते हैं। तो यहाँ पे जो है इंडिया जो है इंडिया जो है कोविड-19 के हिसाब से अभी भी पीक पर नहीं है। तो इंडिया में फिलहाल कोविड वैक्सीनेशन हो चुके हैं। तो यहाँ पे जो दिखाई दे रही है कि उस दिन इंडिया में जो नए केस आए हैं वो थे 1,79,779 नए केस में, और वहाँ पे टोटल डेथ जो हुए हैं वो यहाँ पे 3,558। तो
काफ़ी बड़ी जो तो है, लेकिन इससे बड़े रेशियो के हिसाब से ये सबसे बड़ी तो है नहीं। तो ओके, रेशियो के हिसाब से ये सबसे बड़ी तो है नहीं, जबकि हाँ ओवरऑल में ये बड़ी मौत की जिम्मेदारी है। तो उसके हिसाब से तो भाई डिज़ाइन मोदी जी की जो है वो ट्रेंड कर रहे हैं, और शायद इसी वजह से ट्विटर को बैन करने की मांग उठ रही हो। लेकिन अगर आपने बात की है तो अगर गौर करें तो ओवरऑल में इंडिया में सबसे ज़्यादा मौतें हुई हैं, लेकिन रेशियो के हिसाब से नहीं। तो रेशियो के हिसाब से तो इसलिए बात कर, अमेरिका में इंडिया से ज़्यादा मौतें हुई हैं रेशियो के हिसाब से, क्योंकि इंडिया में 150 करोड़ की मौतें के हिसाब से 3600 की मौत हो चुकी है। उसके बात करें 15 करोड़ के हिसाब से 360, उसके हिसाब से 30 करोड़ के हिसाब से 720। तो यहाँ पे इंडिया में ज़्यादा ही दिखाई दे रही है, लेकिन अमेरिका में अगर देखा जाए तो उसी 30 करोड़ की अमेरिका में 30 करोड़ की पॉपुलेशन की यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में उस दिन 430 लोगों की मौत कोविड-19 के चलते हो चुकी हैं। और रेशियो के हिसाब से अगर इंडिया को अमेरिका के बराबर की जाए तो इंडिया में 720 होते हैं, क्योंकि ओवरऑल में देखा जाए तो 150 करोड़ की इंडिया में करीब 3600 की मौतें हो चुकी हैं। तो ये तो अपने हिसाब से बात करें, अगर तो इसीलिए उसके हिसाब से बात करें तो मैं कहूँगी कि आप हिंदुस्तानियों सबूत कीजिएगा, क्योंकि जो 150 करोड़ की मौतों के लिए नरेंद्र मोदी 150 करोड़ की पॉपुलेशन में 3600 मैंने थोड़ा सा गलत कर दी, करेक्शन कर दी थी वो 150 करोड़ की पॉपुलेशन में 3600 की मौत कोविड डेथ के लिए आप नरेंद्र मोदी को दोष दे रहे हो। तो उसके हिसाब से क्या अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन को इम्पीचमेंट ज़रूरी नहीं था, जब अमेरिका में अभी पॉपुलेशन 30 करोड़ है, लेकिन उस मई महीने की 27 तारीख सन 2021 के हिसाब से मौतें हुई हैं 630। तो ये तो होना चाहिए था, है ना। लेकिन जब नहीं हुआ है तो उसके हिसाब से हम कुछ देर और सबूत कर सकते हैं, लेकिन मूवमेंट जारी रख सकते हैं, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं। और यहाँ पे ब्राज़ील में जो है वो 20 करोड़ के देश में 2155 की 2130 की मौत हो चुकी है। तो उसके हिसाब से तो भाई इंडिया में की मौतें ज़्यादा कोविड डेथ होने के बावजूद रेशियो को कम ही नज़र आए थे। मुझे बस इतना ही कहना है। आज वीडियो बस इतना ही, उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए हैं तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। वीडियो पसंद आए हैं तो डिसलाइक कर सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता डिसलाइक करके आपका कोई फ़ायदा होगा। और यहाँ पे चैनल में अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, नहीं करना है तो आपकी मर्ज़ी। और अगर सब्सक्राइब की है तो बेल आइकन पर क्लिक करना होगा। तो
मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। वेल, आज मैं मिलती हूँ और मिलती हूँ किसी नए टॉपिक पे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।